विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सीरीज़ चल रही थी क्वेश्चनेयर की, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने भौगोलिक चिंतन देखा हुआ है, भौगोलिक चिंतन के बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी का ये वीडियो है, जियोमॉर्फोलॉजी का ये पहला वीडियो है। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गिरिपद क्षेत्र में जलोढ़ पंखों की श्रेणी के सम्मिलन से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए पेडिमेंट। पेडिमेंट शुष्क प्रदेश में जल द्वारा अपर्दित चट्टानी चबूतरा होता है, जिसे पेडिमेंट कहते हैं। ऑप्शन बी बहादा। बहादा गिरिपद क्षेत्र में जलोढ़ पंखों की श्रेणी से सम्मिलित एक मैदान होता है, जिसे बहादा कहते हैं। परिस्थली। परिस्थली या पेडिप्लेन। पेडिप्लेन शुष्क प्रदेश में अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था होती है, अंतिम अवस्था में निर्मित जो मैदान होता है उसे पेडिप्लेन कहते हैं। और ऑप्शन डी हमादा। हमादा चट्टानी मरुस्थल है कि ऐसा मरुस्थल जिसमें जगह जगह चट्टान हो, उसे हमादा कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर समझ गए होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बहादा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, अपनतिक वलन के नीचे या अभिनति के आधार में लेंस आकार का जो आग्नेय अंतर्वेधन क्या कहलाता है? लेंस के आकार का आग्नेय अंतर्वेधन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या कहलाता है कि जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है, ये तस्तरी नुमा एक संरचना का निर्माण हो जाता है, इसे लैपोलिथ कहते हैं। ऑप्शन बी लैकोलिथ। लैकोलिथ पृथ्वी के धरातल के निकट परतदार चट्टानों के मध्य गुम्बदाकार संरचना में लावा के जमाव को लैकोलिथ कहते हैं। लावा का जमाव जब गुम्बदाकार हो जाता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। और फैकोलिथ, फैकोलिथ लेंस के आकार में होता है। फैकोलिथ जब लावा का जमाव लेंस की आकृति में होता है तो इसे फैकोलिथ कहते हैं। और ऑप्शन डी बैथोलिथ। बैथोलिथ अधिक गहराई में बृहद गुम्बदाकार संरचना में निक्षेपित लावा को बैथोलिथ कहते हैं। इस प्रकार आप इसका उत्तर समझ गए होंगे। इसका उत्तर ऑप्शन सी फैकोलिथ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अंतरा परवर्ती द्रोणियों के केंद्र की तरफ होने वाले निक्षेपण के प्रक्रम में विकसित भू आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेडिमेंट, ऑप्शन बी बहादा, ऑप्शन सी प्लाया या ऑप्शन डी संप्राय भूमि। तो पहले के क्वेश्चन में हम इसके चारों ऑप्शन को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसका उत्तर समझ गए होंगे कि इसका उत्तर है ऑप्शन सी प्लाया। प्लाया में जब जल भर जाता है तो प्लाया झील का निर्माण हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, विवृत वलन वे हैं जिनमें वलन के दो अंगों के बीच का कोण, इसमें बताना है कि विवृत वलन, विवृत वलन मतलब खुला वलन। खुला वलन क्या होता है? खुले वलन में दोनों भुजाओं के बीच का कोण बताना है। तो विवृत वलन के दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से ज़्यादा तथा 180 डिग्री से कम होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम। अगर आप विभिन्न तरीके के सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, जैसे कि अरिहंत का सॉल्व पेपर, उसमें भी गलत आंसर लिखा हुआ है। कई सारे सॉल्व पेपर में इसका आंसर लिखा हुआ है कि 70 से ज़्यादा लेकिन 150 से कम, तो वो आपको नहीं देखना। मानक पुस्तक में पढ़ेंगे, जैसे सविन सिंह, आप ऐसी मानक पुस्तकों में देखेंगे तो उसका आंसर लिखा हुआ है विवृत वलन वे होते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होते हैं, तथा संवृत वलन वे होते हैं मतलब बंद वलन वे होते हैं जिनका कोण न्यून कोण या फिर उससे कम होता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समनत संरचना या यूनिक लाइन स्ट्रक्चर की आकृति नहीं है? तो ऑप्शन ए क्वेस्टा, ऑप्शन बी हॉगबैक, ऑप्शन सी ग्राबेन या ऑप्शन डी नतिलंब घाटी। तो इसका आंसर है ए क्वेस्टा। क्वेस्टा समनत संरचना नहीं है बल्कि ये असम्मित होती है, असममित होती है क्वेस्टा। और हॉगबैक, ग्राबेन, नतिलंब घाटी ये सब सममित हैं या फिर यूनिक लाइन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
मानव प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मानव प्रदेश की संकल्पना। ऑप्शन ए हर्बर्टसन ने, ऑप्शन बी फॉसेट ने, ऑप्शन सी फ्लोर ने, या ऑप्शन डी रॉक्सबी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉक्सबी ने। PM रॉक्सबी ने मानव प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन ए नदी वेदिकाएं, ऑप्शन बी जलोढ़ पंख, ऑप्शन सी प्राकृतिक तटबंध, या ऑप्शन डी डेल्टा। तो आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे। इसका ऑप्शन ए सही है, नदी वेदिकाएं। नदी वेदिका बहुचक्रीय स्थलाकृति है जो नदी के पुनर्यौवन के कारण बनती है। जब नदी अपने पुनर्यौवन के प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है तब वह पुरानी घाटी के अंदर नवीन घाटी का निर्माण करने लगती है, फलस्वरूप नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नदी वेदिका। बाकी अन्य ऑप्शन बहते जल के निक्षेपण स्थलाकृति है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैटरहॉर्न स्थित है, मैटरहॉर्न स्थित है ऑप्शन ए रॉकी पर्वत में, ऑप्शन बी आल्प्स पर्वत में, ऑप्शन सी एंडीज पर्वत में, या ऑप्शन डी एटलस पर्वत में। तो मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत में स्थित है। यह हिमालय पर्वतों द्वारा निर्मित पिरामिडी शिखर का उदाहरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नदी प्रतिरूपों में से किसमें नदी क्षेत्र के सामान्य ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है? निम्नलिखित नदी प्रतिरूपों में से किसमें नदी क्षेत्र के सामान्य ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए अनुवर्ती। अनुवर्ती जलधारा वास्तविक एवं मूल ढाल का ही अनुसरण करती है। और ऑप्शन बी परवर्ती। परवर्ती जलधारा वे होती है कि अनुवर्ती नदी में समकोण पर मिलने वाली जो जलधारा होती है उसे परवर्ती कहते हैं। ऑप्शन सी नवानुवर्ती। नवानुवर्ती अनुवर्ती नदी की दिशा में प्रवाहित होती हुई ऐसी जलधारा को परवर्ती धारा में जो मिलती है उसे नवानुवर्ती कहते हैं। जो परवर्ती मिलती है उसे नवानुवर्ती कहते हैं, और जो अनुवर्ती मिलती है उसे परवर्ती कहते हैं। और ऑप्शन डी प्रत्यानुवर्ती। प्रत्यानुवर्ती अनुवर्ती नदी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन सी सही है, नवानुवर्ती। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, जब एक नदी मार्ग वास्तविक एवं मूल ढाल का अनुसरण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हम पहले भी ये डिफाइन कर चुके हैं कि जब वास्तविक और मूल ढाल का अनुसरण करे जलधारा तो उसे अनुवर्ती जलधारा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुवर्ती जलधारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नगर ग्राम सातत्य की संकल्पना मूलतः दी गई है। ऑप्शन ए आर फ्रैंकन वर्ग द्वारा, ऑप्शन बी जे कोलेन द्वारा, ऑप्शन सी एल बिर्थ द्वारा, या ऑप्शन डी एम स्मिथ द्वारा। तो नगर ग्राम सातत्य के अंतर्गत यह माना गया है कि नगर एवं ग्राम दो छोर नहीं बल्कि उनके बीच एक निरंतरता अर्थात सातत्य पाया जाता है, और इस संकल्पना को अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल बिर्थ द्वारा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एल बिर्थ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, अपरदन चक्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अपरदन चक्र की तीनों अवस्थाएं दी गई हैं, उनके विषय में दिया गया है, आपको सत्य कथन चुनना है। तो ऑप्शन ए तरुणावस्था में अधिकतम उत्क्रम माप एवं अधिकतम ऊर्जा होती है। तरुणावस्था में अधिकतम ऊर्जा तो होती है लेकिन अधिकतम उत्क्रम माप नहीं होता है। उत्क्रम माप मतलब एंट्रोपी। ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था में न्यूनतम उत्क्रम माप एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो नहीं, प्रौढ़ावस्था में न्यूनतम एंट्रोपी और न्यूनतम ऊर्जा नहीं होती है, न्यूनतम ऊर्जा वृद्धावस्था में होगी। और ऑप्शन सी वृद्धावस्था में अधिकतम उत्क्रम माप एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है। और ऑप्शन डी वृद्धावस्था में न्यूनतम उत्क्रम माप एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही है कि वृद्धावस्था में अधिकतम उत्क्रम माप मतलब अधिकतम एंट्रोपी तथा न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं को कहा जाता है। ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी मुहाना या एस्चुरी, ऑप्शन सी बंदरगाह, या ऑप्शन डी जलदमरू मध्य स्टेट।
तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसे एस्चुअरी कहते हैं। जब नदी की धारा और समुद्र का जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं उसे एस्चुअरी कहते हैं। जैसे नर्मदा और ताप्ती एस्चुरियाँ बनाती हैं। वो अपने द्वारा बहाकर लाई गई गाद को आगे की तरफ समुद्र में आगे की तरफ फेंक देती हैं और उनका जल पूर्णतः समुद्र के जल से घुल मिल जाता है, तो एस्चुअरी कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने हैं, फिर इनका उत्तर देना है कूट के माध्यम से। पहला, अधः भूपृष्ठ की चट्टानों का औसत घनत्व 3 होता है, 3 होता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अधः भूपृष्ठ में भूकंपी तरंगों की गति में क्रमशः ह्रास होता है, ह्रास होता जाता है, तो नहीं, क्रमशः वृद्धि होती है। ऑप्शन 3, पृथ्वी के मेंटल एवं क्रोड के मध्य मोह असंबद्धता मिलती है। तो मोह असंबद्धता पृथ्वी के मेंटल और क्रोड के मध्य नहीं बल्कि भूपर्पटी और मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता मिलती है और मेंटल एवं क्रोड के मध्य गुटनबर्ग असंबद्धता मिलती है। और ऑप्शन 4, पृथ्वी के कोड का बाह्य भाग गलित अवस्था में है, तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। पहला तथा चौथा सही है, पहला और चौथा इसका सही हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा निम्नांकित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर सही चुनना है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ सिद्धांत दिया गया है और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। तो ए, रेडियोधर्मिता सिद्धांत, रेडियोधर्मिता सिद्धांत जॉली महोदय का है, तो इसे जॉली महोदय से मिला देंगे। बी, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली का है, तो इसे डेली से मिला देंगे। सी, तापी संकुचन सिद्धांत, तापी संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज का है। और ऑप्शन डी, तापी संवहन तरंग सिद्धांत, ये होम्स महोदय का है। इस प्रकार आप जब सभी ऑप्शंस को मिला लेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता। ज्वालामुखी के जितने प्रकार हैं आपने पढ़ा होगा, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, वेल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसी प्रकार, आपको बताना है कि कौन विस्फोटक नहीं होता। ऑप्शन ए पिलियन, ऑप्शन बी हवाईयन, ऑप्शन सी स्ट्रोम्बोली या ऑप्शन डी वल्केनियन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी प्राय विस्फोटक नहीं होता है, बल्कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी अधिकतम विस्फोटक होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन से आरोपित अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आरोपित अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। ए बनास, बी चंबल, सी गोमती तथा 4 नर्मदा। तो आप समझ ही गए होंगे इसका ऑप्शन ए सही है। 1 और 2 बनास और चंबल आरोपित अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। बहुत सरल सा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है। ए एल्यूमिनियम, बी कैल्शियम, सी लौह या ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 50% होती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर डी सही हो जाएगा कि बेसाल्ट सेल संगठन में सर्वाधिक सिलिकॉन पाया जाता है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भूकंपी तरंगों की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं भूकंपी तरंगों के संदर्भ में, आपको इसको सही चुनना है। ऑप्शन ए, वायु में से ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस सेल में से पी तरंग अधिक तेजी से चलती हैं। हाँ तो सही है, पी तरंगें अधिक तेजी से चलती हैं। बी,
एस तरंगे पी तरंगों की तुलना में लगभग आधी चाल पे चलती हैं, तो नहीं, आधी चाल पे नहीं, लगभग 1.7 गुना कम हो जाती है। तो इस प्रकार एस तरंगों की तुलना में पी तरंगों की चाल 1.7 गुना अधिक होती है। तो इस प्रकार दूसरा गलत हो जाएगा, पहला वाला ही सिर्फ सही होगा। ऑप्शन ए केवल 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी क्रम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 कथन दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ना है और फिर बताना है इसमें से क्या सही हो सकता है। पहला, फेल्सपार का रासायनिक अपक्षय होने पर केओलिनाइट उत्पन्न होती है। हाँ, तो सही है, जलयोजन की क्रिया के द्वारा ग्रेनाइट चट्टानों में उपलब्ध फेल्सपार खनिज केओलिनाइट मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, फेल्सपार से रासायनिक अपक्षय के लिए जल आवश्यक है। हाँ, तो बिल्कुल, जब जल होगा तभी रासायनिक अपक्षय होगा और फेल्सपार केओलिनाइट मिट्टी में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान क्या कहलाता है? क्षैतिज विस्थापन का मान अगर भ्रंश की स्थिति में देखें, भ्रंश में अगर क्षैतिज विस्थापन होता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रक्षेप, जिसे इंग्लिश में थ्रो कहते हैं। बी विदारण, टियर। ऑप्शन सी पार्श्वक्षेप, ह्यू, या ऑप्शन डी नतिलंब, स्ट्राइक। सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान पार्श्वक्षेप, ह्यू कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ह्यू। क्षैतिज विस्थापन का मान ह्यू कहलाता है, जबकि उदग्र विस्थापन का मान प्रक्षेप, थ्रो कहलाता है। अगर उदग्र विस्थापन होता है तो उसे थ्रो कहते हैं और क्षैतिज विस्थापन होता है तो ह्यू कहते हैं। इस प्रकार इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, पार्श्वक्षेप विस्थापन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ खनिज दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका संगठन दिया हुआ है कि वह खनिज किससे बना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेल सही है। तो 1 एम्फीबोल। एम्फीबोल कैल्शियम, मैग्नीशियम, लौह और लौह सिलिकेट से बना है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, एम्फीबोल कैल्शियम से बनता है। एम्फीबोल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और लौह सिलिकेट होता है। दूसरा अभ्रक, इसमें संगठन दिया हुआ है मैग्नीशियम, लौह, एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाँ, तो बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा स्फटिक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है स्फटिक। हाँ, तो ये भी सही दिया हुआ है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। एम्फीबोल का उदाहरण देखें तो हॉर्न ब्लैंड इसका उदाहरण है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और लौह के सिलिकेट अनिवार्य रूप से मौजूद होते हैं और स्फटिक में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रवादार रूप होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगले की वीडियो में, कल के वीडियो में हम और भी जियोमॉर्फोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे।